नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट यू फील कनेक्टेड विद, फिर से स्वागत है आपका हमारे टीएस टॉप हिंदी एड में या टीएस हिंदी टॉप एड में स्वागत है आपका। तेलंगाना में सीटेट का सब्जेक्ट पढ़ाया जाने वाला एक ही एक हमारा चैनल है जो आपको तेलंगाना की जनता तक पहुंचाता है। और आज हमारा कहना है कि जो भी स्टूडेंट्स सीटेट पढ़ना चाहता है और जो भी सीटेट में और आगे अटेम्प्ट करना चाहता है वो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकता है। इसके उपरांत हम पहुंचाते रहेंगे आप तक और कुछ नए विषय। जानकारी के लिए पहले सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बताने जा रहे हैं जनवरी 21 2022 का सीडीपी पेपर यानी चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, बाल विकास। इस बार तो दोस्तों बहुत ही अजीब से प्रश्न आए थे जो बच्चे अपने स्थान पर लिख भी नहीं पाए, लिखना तो दूर की बात, जो समझ भी नहीं पाए। लेकिन जो सॉल्यूशन पेपर है आंसर की के साथ जो पेपर में चूज किया गया है और ऑप्शन जो चूज किया गया है उसके उपरांत भी जो आंसर निकला है, जो ऑप्शन चूज किया गया है वो छूटकर भी जो आंसर आपको निकलता है वे सारे हम बता सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है सबसे पहले आपको, एक बच्चे को 3 पर्वतों का एक 3D त्रि-आयामी मॉडल दिखाया जाता है। तो एक अन्य व्यक्ति इस मॉडल को एक भिन्न जगह से देखता है। तो जो बच्चे को त्रि-आयामी मॉडल दिखाया जाता है उसमें क्या था कि उसमें पर्वतीय चित्र था। तो उसे एक आदमी ऐसे देख रहा है जैसे बच्चे को इस दूसरे व्यक्ति के दृष्टि क्षेत्र से देखे गए मॉडल को बनाने के लिए कहा जाता है, पर वह सही तरीके से नहीं कर पाता है। तो जो बच्चा है कोई भी मॉडलिंग सही तरीके से नहीं करेगा, यानी गलती करेगा उसमें। और पियाजे के अनुसार यह क्या दर्शाता है ऐसा पूछा गया। तो पियाजे के अनुसार, जीन पियाजेट के अनुसार जो है बच्चा अपनी आत्म केंद्रिता को दर्शाता है। अर्थात बच्चा बालक जो है वह, उसको कोई खिलौना डब्बा भी मिलेगा तो वह अपने विचार से ही देखेगा, उसे कार मानेगा, साइकिल मोटर समझेगा, "बुर्र, मेरी मोटर चल रही है", ऐसा समझेगा। तो पियाजे के अनुसार इसे हम आत्म केंद्रियता समझ सकते हैं। और पढ़ते हैं आगे कि जो आगे की बात है ये समझ में आए। तो दूसरा प्रश्न है आपका, हाँ, हाइजा दुविधा पर रूही अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहती है कि दवाई की चोरी किसी भी परिस्थितियों में गलत है क्योंकि चोरी करना गलत होता है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार रूही किस स्तर पर है यह पहचाना है। तो पारंपरिक कानून व्यवस्था अभिनवीकरण पर यह डिपेंड है। बच्ची रूही इसके पक्ष में है क्योंकि यही तो है कि पारंपरिकता जो है यह कोहलबर्ग का एक सिद्धांत है और इसीलिए आपका ऑप्शन सेकंड आंसर हो गया, राइट। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, एक शिक्षक ने अपने छात्रों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने वयस्कों और समुदायों के सदस्यों के वार्तालाप करके अपनी विरासत के बारे में सीखे। निम्न में से उस विकल्प को चुनिए जो सामाजिकरण और अधिगम के संदर्भ में शिक्षक की धारणा को दर्शाता है। दोस्तों तो इस विषय में वो चुनना है आपको जो सामाजिकरण और अधिगम के संदर्भों में शिक्षण की धारणा को दर्शाता है। इसमें पहला दिया गया है बच्चों द्वारा समुदाय से प्राप्त ज्ञान के महत्व को पहचानना, और दूसरा है यह विश्वास की सीखना एक सामाजिक परिवेश में होता है और इससे इससे संबंध स्थापित करना महत्वपूर्ण है। विद्यालय में अंतर्जातीय ज्ञान का स्थानीय ज्ञान के समान संबंध को महत्व देना, ऐसी बातें यहाँ बताई जा रही हैं। और विद्यालय में अर्जित ज्ञान का स्थानीय ज्ञान के साथ संबंध को महत्व देना के बाद विद्यालय द्वारा सिखाए गए ज्ञान को ज़्यादा महत्व देना। अर्थात आपको इसमें चौथा आंसर नहीं मिलेगा, चौथा छोड़कर बाकी सारे ही आपको विद्यालय में और ज्ञान के स्थान पर देखे जाते हैं। तो तीसरा विद्यालय में अर्जित ज्ञान का स्थानीय ज्ञान के साथ संबंध तो होता ही है, और इसमें चौथा जो है ये विद्यालय द्वारा सिखाए गए ज्ञान को ज़्यादा महत्व देना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि माँ बाप जो सिखाते हैं इस ज्ञान पर भी ज़्यादा महत्व देना पड़ता है। इसलिए स्कूली ज्ञान को, ना कि सामाजिक ज्ञान को भी पढ़ना होता है, सीखना होता है। इसका उत्तर हो गया दोस्तों आपका पहला, इसका उत्तर हो गया पहला। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का संवर्धन कर सकती है।
तो कौन सा स्तर पूछा गया है जिसमें माध्यमिक विद्यालय के बारे में पूछा गया है, माध्यमिक स्तर के बारे में पूछा गया है। तो इस स्तर के विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का संवर्धन कर सकना कैसा होता है, तो यही देखना है कि जैसे विद्यार्थियों को स्वयं से पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए कहना और सहपाठियों से चर्चा करने से बचना, ये तो गलत हो गया आपका, चर्चा तो करना पड़ेगा। जो भी विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, वो बिना चर्चा करे स्कूल में कुछ भी नहीं सीख पाएगा, यह आपका गलत हो गया। और दूसरा ऑप्शन आपका विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने एवं प्रत्यास्मरण करने का गृह कार्य देना, ये भी गलत है। गृह कार्य आपको जहाँ भी दिखता है तो इसे हमें गलत कर देना चाहिए तुरंत। जो गृह कार्य हैं ये एनसीईआरटी के अंदर जो है ये नेगेटिव थॉट है, इसको हमें काट देना पड़ता है। आगे की बात देखते हैं। विद्यार्थियों को किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए कहना और सवाल पूछना जैसा काम करवाना है, तो यही है आंसर आपका तीसरा, ना कि चौथा। और चौथे में क्या कहा गया, व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हुए अध्यापक द्वारा प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण पहले नहीं होता है, पहले जो होता है वो बच्चे के हित में जो भी करना है वही होता है। विद्यार्थियों के हित में यही बात कही गई है कि बच्चों को विषय पर चर्चा करना और उनके सवालों को पूछने का मौका दिया जाना चाहिए। इसमें हो गया आपका आंसर तीसरा। देखते हैं अगले पॉइंट पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है आपका, सलमा 5 वर्षीय लड़की है, वह जब 3 साल की थी तो उसने बिना किसी बाह्य निर्देश के संगीत वाद्य यंत्र गिटार बजाना सीख लिया था। इस योग्यता के आधार पर उसे निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखेंगे? तो इसके अनुसार तो उसे प्रतिभाशाली श्रेणी में ही रखना चाहिए, क्योंकि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वे ऐसा ही करते हैं, बिना किसी आधार के, बिना किसी बाह्य निर्देश के भी कुछ ना कुछ अपने आप ही देख कर या सुनकर सीख जाते हैं, वे प्रतिभाशाली बालक ही होते हैं। प्रश्न संख्या 6 है आपका, कक्षा में सकारात्मक समूह की सक्रियता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रवैया ठीक है या रुख सर्वाधिक उपयुक्त है? इसमें आपको मिलेगा, समस्या समाधान के लिए कक्षा के सभी विद्यार्थियों को बातचीत करने और सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा। जो भी विद्यार्थी हैं या फिर कक्षा के सारे विद्यार्थी हैं, उनको हमें समस्या समाधान या समस्या का हल करने के लिए पहले कहना पड़ेगा, तो बच्चा सोचने लगेगा, कोई ना कोई राह निकालेगा। आप बढ़ते हैं आगे। 7वां प्रश्न है आपका, समग्र मूल्यांकन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए? जो समग्र मूल्यांकन होता है इसको ध्यान में रखकर यहाँ करना है, विद्यार्थियों के लिए सीखने से प्राप्त उत्पाद और सक्रिय पर विचार करना पड़ता है। सीखने से प्राप्त उत्पाद और सक्रिय पर प्रक्रिया पर विचार करना होता है। यहाँ आपका यही आंसर होगा। इसके उपरांत आगे आपका आंसर नंबर 8, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिकरण के संदर्भ में सही है? तो सामाजिकरण के संदर्भ से जुड़ा हुआ जो है ये आपका पहला ऑप्शन ही है, क्योंकि परिवार और स्कूल सामाजिकरण में प्रमुख योगदान देते हैं, लेकिन मीडिया और सहपाठी जैसे अन्य संस्थान जो भी हैं, जो महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाते हैं, पर इसमें प्रमुख योगदान इनका नहीं होता है। ये है आपका आंसर, पहला ही आपका उत्तर इसमें हो जाता है। आगे चलते हैं। बालिका स्वयं से क्या कर सकती हैं और क्या कुछ सहायता द्वारा पूरा कर सकती है? लेव वाइगोत्स्की ने इनके बीच के अंतर को किस रूप में संबोधित किया है? तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र के नाम से संबोधित किया है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी समीपस्थ दूरस्थ जो विकास है वो अपने वाइगोत्स्की द्वारा ही कहा गया एक सूत्र है। और वाइगोत्स्की जो है इन्होंने समीपस्थ दूरस्थ विकास का सूत्र भी बनाया है, इसको भी याद रखना है। तदुपरांत जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सोचने की प्रक्रिया स्वयं को डैश। तो बच्चों को सोचने की प्रक्रिया के बारे में देखते हैं, क्या मतलब है इससे? तो बच्चों के सोचने की प्रक्रिया से गुणात्मक रूप से भिन्न है। क्या है? जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे की प्रतिपादित की गई बच्चों के सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है, क्योंकि वयस्क ऐसा सोचता है कि बच्चे को कुछ समझता नहीं है, लेकिन जो भाषा बच्चा बोलता है वह भाषा वयस्क समझ नहीं पाता है पियाजे के अनुसार। वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होते हैं बालक, यही आपका उत्तर होगा। और 11वां प्रश्न है आपका, इसमें हार्दिक को कम दिखाई देता है, अध्यापक को उसकी इस स्थिति के बारे में नहीं बताया गया है। कक्षा में अध्यापक को
उसके किस व्यवहार क्रिया से पता चल सकता है कि उसे कम दिखाई देता है? तो पढ़ने के दौरान आँखें मिचकाना या कुछ आँखों वाली समस्या जब बालक की दिखाई देती हैं, तो समझ सकते हैं बालक अंधे की स्थिति में है। तो इसका आपका हो गया आंसर पहला। 12वां प्रश्न देखते हैं। बहुधा कुंभकार और कुंभ का एक रूपक उपयुक्त किया जाता है, जिसके द्वारा यह दर्शाया जाता है कि कैसे परंपरागत शिक्षा शिक्षक को कुंभकार के रूप में देखती हैं, जो कुंभ रूपी विद्यार्थी को आकार देकर उसमें ज्ञान उड़ेलता है। इस प्रकार की समझ समस्यावादी क्यों है? तो इसका उत्तर है चौथा, विद्यार्थियों के महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं और अधिगम का निर्णय उनकी शिक्षक एवं समकालीन साथियों के साथ सक्रिय भागीदारी से होता है, क्योंकि साथियों की भागीदारी से ही बच्चा सीख पाता है। इसका फोर्थ ऑप्शन ही हो गया आपका उत्तर। 13वां क्वेश्चन में चलते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने पर बल दिया जाना चाहिए, कैसा वातावरण ये पहचानिए। तो इसमें उत्तर हो गया आपका दूसरा, बच्चों के भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए और वे अपने को महत्वपूर्ण समझे, यानी बच्चे भी अपने आप को थोड़ा-सा महत्वपूर्ण समझे, ना कि इतना घमंड भी ना आए। यही है आपका उत्तर। उत्तर हो गया आपका दूसरा। 14वां क्वेश्चन है आपका, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत के अनुसार अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है आपका चौथा, जो कि दूसरे के मनोभाव, स्वभाव, प्रोत्साहन और नियत को पहचानने तथा उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की योग्यता हो, वही बालक कुशलता के साथ वही बालक जो है बुद्धिमान होता है। इसीलिए अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य पूछा गया, तो इसका तात्पर्य यही है जटिल दूसरों के मनोभाव, स्वभाव, प्रोत्साहन और नियत को पहचानने तथा उचित तरीके प्रतिक्रिया करने की योग्यता बच्चे में होनी चाहिए। 15वां प्रश्न है आपका, पारस्परिक अध्यापन की शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली किस पर आधारित है? तो 15वां प्रश्न में आपका उत्तर होगा सामाजिक सांस्कृतिक उपागम पर आधारित है। पारस्परिक अध्ययन जो है बच्चा कहाँ करता है? सामाजिक सांस्कृतिक उपागम में, यानी जो ऑप्शन बच्चे के हैं सीखने के, वो समाज है और समाज की संस्कृति है, और इसी समाज की संस्कृति को समाज में एक दूसरे से बातचीत करते हुए चलते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि सामाजिक सांस्कृतिक उपागम पारस्परिक अध्यापन है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। प्रश्न नंबर 16 का कथन में कहा गया है कि समावेशी शिक्षक प्रतिभाशाली बच्चों को शामिल नहीं करती, और उसका विश्लेषण है समावेशी शिक्षा सिर्फ अपूर्णता के दृष्टिकोण पर कार्य करती है। सही विकल्प चुनें। तो इसमें है आपका ये और आर दोनों गलत, तो असर्शन भी गलत और रीजन भी जो है गलत है। तो किसी भी बच्चे को जो है कोई समावेशी कक्षा में सिर्फ अपूर्णता के दृष्टिकोण से नहीं सिखाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपका, बच्चों के विकास पर शैशवावस्था से किशोरावस्था तक ध्यान देना जरूरी है। ये ऑप्शन है आपका सही, लेकिन देखते हैं आर रीजन। तो यद्यपि जीवन के शुरुआती कुछ वर्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मस्तिष्क नमनीयता के दृष्टिकोण से पूरी बाल्यावस्था और किशोरावस्था संवेदनशील अवधि है। सही विकल्प चुनें। इसका सही विकल्प है और बी दोनों सही है। तो ए और बी दोनों सही है, पर आर सही व्याख्या करता है ये की, तो इसमें बी सही है। उत्तर हो गया आपका चौथा। 18वां प्रश्न है आपका, एक अध्यापिका किसी एक विषय को पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों को संकल्पनात्मक मानचित्र बनाने के लिए कहती है, यह किसमें सहायक होगा? तो जो अध्यापिका बच्चों को कहती है कि उनके मन में जो भी हो, उनके मनानुसार उनके अपनी इच्छा से कोई मानचित्र बनाएं, तो यह किसमें सहायक होगा? तो इसका उत्तर है आपका पहला, दूसरा और तीसरा, यानी संरचनात्मक मूल्यांकन संचालित करने में सहायक होगा। और दूसरी बात है विद्यार्थियों के मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण करना। और हो गया आपका तीसरा, जो कि विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन हेतु रूब्रिकों का विकास करना भी हो जाता है। आगे आपका 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राण-संज्ञात्मक कौशल को निरूपित करता है? तो देखिए दोस्तों, पेपर इतना टफ गया है, फिर भी सीबीएसई ने यहाँ कोई नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं रखी। बताया तो था लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं किया, और जो नेगेटिव थॉट्स उनके थे उसमें भी प्रश्नों को उत्तर नहीं मिलाया और कोई भी अंक नहीं मिलाए। यहाँ प्रश्न था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राण संज्ञता
संज्ञानात्मक कौशल को निरूपित करता है? तो इसमें उत्तर है आपका अपनी ही सोच की विधियों के विषय में सोचना, जो है दूसरा आपका उत्तर है। प्रश्न संख्या 20 है, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी किस प्रकार के वातावरण में सबसे प्रभावी रूप से सीखते हैं? तो इसमें हो गया आपका पहला, तो प्राथमिक स्तर के बच्चे जो है जहाँ विद्यार्थियों की सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तो उसी को ध्यान में रखा जाता है और इसी के अनुसार बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। तो उत्तर हो गया आपका पहला ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सी शिक्षा की विशेषता नहीं है? प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है। रट कर याद करना दोस्तों, ये नेगेटिव पॉइंट है। रटना, और जैसे रटना हो गया या फिर ऐसे ही होमवर्क, गृह कार्य देना, ये सब आपके नेगेटिव हो जाते हैं। तो रटना जो है, रटकर याद करने पर बल देना आपका विशेषता, इसकी कोई विशेषता नहीं है इसमें। सो उत्तर हो गया आपका पहला ही उत्तर हो गया। आंतरिक या स्वतः स्फूर्त प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? तो दूसरा आंसर है आपका, एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि उसे प्रयोग का परिणाम जानने की उत्सुकता है। तो आंतरिक और स्वतः स्फूर्त प्रेरणा का उदाहरण है। जो आंतरिक प्रेरणा होती है, उत्सुकता होती है, उत्सुकता के कारण ही कोई प्रयोग करता है या कोई नया विषय सीखता है या अपनी नौकरी कमाने हेतु पढ़ता है। सो तीसरा है आपका बच्चों के कार्य 23वां प्रश्न है आपका, बच्चों के कार्य में त्रुटियां और त्रुटियों को अभ्यास कहा जाता है। क्या है त्रुटियां? तो नंबर आपका होगा इसमें तीसरा उत्तर है आपका, तीसरा ऑप्शन, जो है शिक्षक द्वारा पूर्णतया विश्लेषण कर बच्चों से विचार विमर्श करना चाहिए। और देखिए 24वां प्रश्न, अधिकांशतः यह देखा गया है कि माताओं की अनुपस्थिति में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से घरेलू कार्यों को करने व छोटे भाई बहनों की देखभाल की अपेक्षा की जाती है। यह अभ्यास का उदाहरण है। तो यह उदाहरण है, जो लड़की घर में बड़ी होती हैं उसी के द्वारा कोई बर्तन साफ करवाना या जगह पर झाड़ू लगवाना या छोटे बच्चों की देखभाल करवाना जो है रूढ़िवादिता का एक मिसाइल है। क्योंकि जेंडर रूढ़िवादिता है यह। तो हो गया आपका उत्तर पहला। क्योंकि जब किसी एक ही लड़की को काम करवाना या फिर किसी लड़के को करवाने के बजाय लड़की को काम करवाना ऐसा होगा, तो फिर यह जेंडर रूढ़िवादिता मानी जाती है। और 25वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी शैली एक प्रभावशाली विद्यालय में प्रयोग में लाई जानी चाहिए? तो 25वें प्रश्न का उत्तर है आपका दूसरा, सहयोगात्मक अधिगम। तो अधिगम जो है आपका, यह सहयोगात्मक अधिगम की तरह होना चाहिए। 26वां प्रश्न है आपका, अधिगम अक्षमता के संदर्भ में गणितीय अधिगम अक्षमता क्या कहलाती है? गुणज वैकल्य कहलाती है। गणितीय अक्षमता जो है यह गुणज वैकल्य कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के अधिगम के लिए प्रेरक परिवेश कैसे बना सकती हैं? बच्चे से परामर्श करे बिना उनके लिए सारे निर्णय खुद लेकर नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। यह सुनिश्चित करके कि उनका आकलन मानकीकृत आकलन तरीकों द्वारा हो, ऐसा नहीं। पाठ्यचर्या में उपयुक्त व यथोचित समायोजन करके ही सीखा जाता है। क्योंकि इसमें बच्चे जो हैं उनके अनुकूल होना चाहिए, जो विकलांग बच्चे हैं, शिक्षा उनके अनुकूल होना चाहिए। भाषा और संज्ञान के बारे में कौन सा कथन वाइगोत्स्की परिप्रेक्ष्य से सही है? ये वाइगोत्स्की के अनुसार उच्च मानसिक क्रियाओं के विकास को भाषा सुसाधित करती है। तो भाषा से संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकास में बाधा आती है, ये भी ऑप्शन नहीं है। आपका दूसरा ऑप्शन है आंसर। तो दूसरे ऑप्शन की बात यहाँ यह हो रही है कि उच्च मानसिक क्रियाओं के विकास को भाषा सुसाधित करती हैं। 29वां प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए ड्यास और ड्यास के समावेश को प्रस्तावित करती हैं। इसमें दूसरा ऑप्शन हो गया आपका उत्तर, क्योंकि समूह कार्य, स्व आकलन, ये सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत आपके है। 2020 का भी एक क्वेश्चन आपको मिल गया है, ये नया अपडेट है दोस्तों। और प्रश्न संख्या 30 है आपका, कौन सी स्थिति संरचनावादी शिक्षा शास्त्र विधि को दर्शाती है? तो इसमें आपकी विधि हो गई, अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समकालीन मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करने के लिए कहता है या अध्यापिका कहती हैं। यानी बच्चों को अध्यापक के द्वारा एक ही मिसाल सबसे पहले मिलना है जो कि समकालीन मुद्दों पर चर्चा वाली हो। जिस समकालीन मुद्दों की बात हो उनकी चर्चा होना चाहिए। यह आखिरी क्वेश्चन था मेरे भाई।
कंप्लीट हो गया। सो आगे हम लाएंगे सोशल स्टडीज़ का सॉल्यूशन और वह आंसर ऐसा क्यों होता है, और आपको लगेगा ये आंसर नहीं भी है तो हम उसका रास्ता बताएंगे, जैसे कैसे वह आंसर बनता है। और इसमें तो दिया हुआ ही है कि आंसर कहाँ है और कैसा है। ये तो हमने आंसर की का पेपर डाउनलोड किया है, लेकिन इसमें भी कुछ मुद्दे हमको समझ में नहीं आते हैं। इन मुद्दों के बारे में हम साफ-साफ बताएँगे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और हमेशा हमेशा की तरह हमारे चैनल पर आकर वीडियो देखते रहिए और कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।